हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 20 मार्च को, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे जिसमें उनको डाउट्स हैं रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं करना है, बिकॉज लास्ट डेट जो है 24 मार्च है। सो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कंपाइल करने की कोशिश की है और सभी 1 बाय 1 क्वेश्चंस मैं ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूँगा विथ रेफरेंसेस। और बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर हुआ है कुछ क्वेश्चंस जो डाउटफुल हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। सो वो सभी क्वेश्चंस को मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो आप वहाँ सर एक्सेस करके पढ़ सकते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, बेसिकली ये सेट बी के क्वेश्चन नंबर्स हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि जो हमारा टी बीम है उसमें जो न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन है वो किन लोकेशंस की कैटेगरीज में फॉल करता है। पहली कैटेगरी है हमारी विद इन द फ्लैंज। अगर हम टी बीम का ज्योमेट्रिकल शेप देखें तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा डिपेंड करेगा व्हाट इज द प्रोपोर्शनिंग ऑफ द फ्लैंज एज वेल एज द वेब। सो डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है विद इन द फ्लैंज हो सकता है या आउटसाइड फ्लैंज हो सकता है। ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ वेब ऑफ बीम, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो सी आंसर दिया है मॉडल आंसर की में, और करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए और बी है। रेफरेंस के तौर पे अगर आप देखें आरसीसी डिज़ाइन की बीसी पुनमिया की बुक पेज 122 में क्लियरली मैंशनड है कि जो टी बीम का न्यूट्रल एक्सिस है दो अल्टरनेटिव लोकेशंस पे फॉल कर सकता है, विद इन द फ्लैंज या आउटसाइड द फ्लैंज। सो इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया था व्हाट इन्वॉल्व्स द इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोट्स व्हिच कैन स्मूदन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो इन्होंने जो आंसर दिया है मॉडल आंसर की में रिसोर्स स्मूथनिंग दिया है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ जगह स्टूडेंट्स इसको रिसोर्स लेवलिंग करके ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो रिसोर्स स्मूथनिंग होगा। रेफरेंस के लिए मैंने बुक एएम नटराजन की बुक है ऑपरेशन रिसर्च की पेज 565 में क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारा जो रिसोर्स स्मूथनिंग है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उन एक्टिविटीज़ में जो फ्लोट्स अवेलेबल हैं उसको हम शिफ्ट करके जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनकी डिमांड को स्मूथन करेंगे टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है ये उसी बुक का एक्सट्रैक्ट है, 2014 एडिशन की बुक है। इसमें क्लियरली लिखा है, सो द इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोट्स कैन स्मूथन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। सच टाइप ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज कॉल्ड रिसोर्स स्मूथनिंग और लोड स्मूथनिंग। तो हमारा जो रिसोर्स एलोकेशन के मेथड्स हैं उसमें स्मूथनिंग लेवलिंग दोनों आते हैं, और स्मूथनिंग मेथड में हम जो फ्लोट्स हैं एक्टिविटीज़ के उनको प्रॉपर इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करेंगे, सो दैट हमारे जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग वेंचुरीमीटर डिवाइस। इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है मॉडल आंसर की में ऑप्शन डी दिया हुआ है। इसमें तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बर्नौलीज प्रिंसिपल पर हमारा वेंचुरीमीटर डिवाइस वर्क करता है और फ्लो रेट मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। जो इसमें बी ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है रिगार्डिंग जो हमारा थ्रोट का डायमीटर है और जो हमारा मेन पाइप का डायमीटर है उसका रेशियो किस रेंज में वेरी करता है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। इन्होंने जो 0.3 से 0.75 की वैल्यू दी है, यानी अगर आप इसको रेशियो में देखेंगे तो 1.3 से 1/3 से 3/4 के अप्रॉक्स ये वैल्यू दी है, 0.3 से 0.75। ठीक है, कुछ जगह कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 0.5 भी होगा, तो मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले रेफरेंस के लिए मैं आपको ई शशि मेनन लिक्विड पाइपलाइन हाइड्रोलिक्स की बुक के पेज 188 पे ले जाता हूँ, जहाँ से ये लाइन एग्जैक्टली क्लियर कट उठाई गई है कि हमारा जो वेंचुरीमीटर है उसका जो थ्रोट डायमीटर है वो कंसिडरेबली वेरी करता है, और जो थ्रोट डायमीटर और मेन पाइप डायमीटर का रेशियो है जिसको हम बीटा रेशियो बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी, शुड रेंज बिटवीन 0.3 से 0.75। तो एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है
लेकिन जो 0.5 का रेशियो का कंसेप्ट है उसका मैं आपको बता देता हूँ। आरवी रायकर की लेबोरेटरी मैनुअल की एक हाइड्रोलिक्स की बुक है, जहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो डायमीटर है थ्रोट का वो हमारा 1/3 से 3/4 ऑफ 5 डायमीटर वेरी करता है। ठीक है, यानी 0.3 से 0.5 के बीच में वेरी करता है, लेकिन हम लोग कॉमनली जो डायमीटर अडॉप्ट करते हैं वो जनरली हमारा 0.5 रहता है। सो जो प्रैक्टिकली हम अडॉप्ट करते हैं इन जनरल दैट इज 0.5, बट बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हमारा जो थ्रोट का डायमीटर है हम उसे 1/3 से लेकर यानी 0.3 से लेके 0.75 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कॉमनली क्या अडॉप्ट किया जाता है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस रेंज में लाई करता है। सो रेंज हमारी 0.3 से 0.75 होगी, लेकिन जो कॉमनली अडॉप्टेड रेशियो है दैट इज 0.5। सो यहाँ पर बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसलिए जो ऑप्शन उन्होंने ऑप्शन डी दिया है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप पूछी गई है। इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है, बट करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसमें नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो रेफरेंस के तौर पे इरिगेशन एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग की बीसी पुनमिया की बुक है 2019 एडिशन की पेज 81 पे, जहां पर आप ये 4th आइटम का जो रिलेशनशिप है इसे आप कोट करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, जहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है दैट इज इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है इस क्वेश्चन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक पर्टिकुलर गिवन सेक्शन के लिए, यानी कोई अगर हम बीम अज्यूम कर लें कि दिस इज अ बीम हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हमने अब एक ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स कर लिया, एक सेक्शन फिक्स कर लिया कि हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप की मान लीजिए बीम है उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है, कि हमारा जो सेक्शन मॉडुलस है वो हमारा स्ट्रेंथ और बेंडिंग यानी स्ट्रेस के साथ कैसे वेरी करेगा। तो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आर के बंसल की बुक 2010 एडिशन का रेफरेंस दिया है, जिसमें बताया गया है कि जो हमारा सेक्शन मॉडुलस है विच इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई। अगर आप इसको बेंडिंग इक्वेशन से को रिलेट करेंगे तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई होगा। तो सिग्मा जो होगा वो m अपॉन आई बाई वाई लिख सकते हैं, यानी z कैन बी रिलेटेड विद द स्ट्रेस फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशन। तो जो हमारी यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है कि गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में एक गिवन मोमेंट के लिए वो सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा वो सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं m मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई z। तो z जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया सिग्मा के। There are some cases where an increase in sectional area does not result in decrease in stress. It may so happen that in some cases a slight increase in the area may result in decrease in section modulus, which results in increase of stress to resist the same bending moment. तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि इफ द सेक्शन मॉडुलस इज स्मॉल, अगर हमारा सेक्शन मॉडुलस यानी z की वैल्यू अगर हमारी कम होगी तो जो उस पर्टिकुलर गिवन सेक्शन में जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो कम होगी, ठीक है, अगर हमारा सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली यही सेम लाइन जो है ये इन्होंने आर के बंसल की बुक से उठाया है 2010 की एडिशन की बुक से। इफ सेक्शन मॉडुलस इज स्मॉल देन स्ट्रेस विल बी मोर। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है इसमें ये कहा गया है कि जो सेक्शन मॉडुलस है वो उसी पर्टिकुलर सेक्शन के जो स्ट्रेस वैल्यूज हैं उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होता है। इसके लिए रेफरेंस के लिए मैंने दूसरा अब बुक का रेफरेंस दिया है, अप्लाइड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5th एडिशन पेज 340, रॉबर्ट एल मॉट 2007 की बुक है, जिसमें पेज 345 में आप क्लियरली लिखा हुआ है कि द बेंडिंग स्ट्रेस is directly proportional to the bending moment acting on a beam at a given location, at a given section, and inversely proportional to the property of cross-sectional area called the section modulus, ठीक है। तो हमारी जो सेक्शन मॉडुलस है वो दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी जो कि हमारी बेंडिंग स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, इसका पेज मैंने आपको दे दिया है, आपका ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेक्शनल मॉडुलस, जिसको मैथमेटिकली हम सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन s रख सकते हैं।
तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉइल मैकेनिक्स में स्टैंडर्ड कोडल प्रोसीजर्स के हिसाब से वेल ग्रेडेड सॉइल को हम इनमें से कौन है? तो बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स पेज 81, गोपाल रंजन 2007 पेज 81 की बुक में ये लिखा हुआ है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें वेल ग्रेडेशन सॉइल के लिए हम W सिंबल यूज करते हैं, और इनमें से हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पहली ऑप्शन बी है यही वेल ग्रेडेड ग्रेवल यानी विच इज अ टाइप ऑफ सॉइल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी ही होगा, और कोई भी जो है वो वेल ग्रेडेड सॉइल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इन अ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, इसमें कहा गया है, इसमें क्वेश्चन पढ़ने की बहुत अच्छे से जरूरत थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसने अलग अलग ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं और इसका ऑब्जेक्शन भी रेज कर रहे हैं, लेकिन जो आंसर की दी है इन्होंने ऑप्शन ए, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है स्टूडेंट्स को। सो क्वेश्चन ये था कि इन अ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट द इंक्रीज, यहाँ पे जो इंक्रीज वर्ड है दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, इंक्रीज इन द डायरेक्ट कॉस्ट टू बी स्पेंट ऑन एन एक्टिविटी, किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क में जो एक्टिविटी है उस पर जो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है इन अ डे इज पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर डे में हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी इंक्रीज कर रही है, जो हमें एडिशनली स्पेंड करनी पड़ रही है एक्टिविटी में, उसे हम कॉस्ट स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इंक्रीज वर्ड नहीं होता तब हम एक बार कह सकते थे कि दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम में हम जो कॉस्ट एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कर रहे हैं दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इन नॉर्मल टाइम। ठीक है, और क्रैश करने के बाद जो हमारी कॉस्ट आ रही है दैट इज क्रैश कॉस्ट, जब हमने रिसोर्सेज लगा के टाइम रिड्यूस किया तो जो एडिशनल कॉस्ट आई डायरेक्ट कॉस्ट की वो टोटल कॉस्ट मिला के क्रैश कॉस्ट बनेगी, लेकिन जो इंक्रीज हुआ डायरेक्ट कॉस्ट में पर यूनिट टाइम वो हमारा कॉस्ट स्लोप कहलाएगा। रेफरेंस के तौर पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारा कॉस्ट स्लोप है दिस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज बाय 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इन दी अबव केस 1 डे, एग्जांपल आप 1 डे ले लोगे तो यहाँ पर 1 डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी को पर यूनिट टाइम रिड्यूस करने पे जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो हम कॉस्ट स्लोप उसको कहते हैं। ठीक है, और यही इसी पेज का स्क्रीनशॉट है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है इन जो कॉस्ट स्लोप है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्विसेज इन्वॉल्व थी, इस एग्जांपल में लिखा गया है कि इंक्रीज इन कॉस्ट, जिस क्वेश्चन में जो हमारा बोल रहा है इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट रिडक्शन इन टाइम, तो रिडक्शन इन टाइम हम मान लेते हैं 1 डे अगर हमने किया तो जो इंक्रीज इन कॉस्ट होगी दैट इज द कॉस्ट स्लोप। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको पता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम से हमारा, तो जो ये वैल्यू आई इंक्रीज इन कॉस्ट, दिस रेशियो इज इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉस्ट स्लोप। और जो हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट होगी क्रैशिंग करने के बाद डायरेक्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, उस रिवाइज्ड कॉस्ट को हम क्रैश कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर हमारा कॉस्ट स्लोप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पर्ट है this is a project management technique that is mainly used for tasks involving uncertainties. What is the full form of PERT? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू से कि जो लोकल ऑथर्स की कुछ बुक्स हैं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट की है। इन्होंने जो PERT का जो एब्रीविएशन दिया है उसमें उन्होंने P को प्रोजेक्ट बोला है, बट एक्चुअल में जो PERT है दिस इज द प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन टास्क इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटीज। रेफरेंस के तौर पे मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के आपको 4-5 रेफरेंसेस दिए हैं, कोई भी आप फॉरेन राइटर की बुक रेफर करोगे या अच्छे इंडियन रिकॉग्नाइज्ड ऑथर की बुक फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक ही मिलेगा, आपको उसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। ये हमारी रॉबर्ट सी फोर्ड की बुक है जिसमें प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक दिया हुआ है। ये PS गहलोत की इंडियन राइटर की बुक है जिसमें प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक दिया हुआ है। नेवी मैनेजमेंट रिव्यू विच इज USA बेस्ड बुक, इट इज ऑल्सो सेइंग कि हमारा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक हमारा करेक्ट आंसर है। और ये PERT CPM
कि हमारी बीसी पूनमिया की बुक है, वहाँ पर भी हमारी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक ही कहा गया है। सो कोई भी अननेसेसरी का आप रेफरेंस लगा के आंसर में ऑब्जेक्शन रेज करने की आपको जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सो डोंट रेज दी ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन। इसमें हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल होगा। रेफरेंस के तौर पे हमारा बुक मैंने इनकम्प्यूटर फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक लगाई है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लानर फ्लोज के लिए हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल है और स्ट्रीम फंक्शन है वो लैप्लास इक्वेशन इरोटेशनल फ्लो के लिए सेटिस्फाई करे। हाउएवर यहाँ पे रोटेशनल हमारा टाइप ऑफ फ्लो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम विल एज्यूम कि हमारा स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन फॉर दिस प्लानर फ्लो। ये बुक का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, रॉबर्ट एलन गैंगर। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन रेलवे इंजीनियरिंग फॉर द लेआउट ऑफ टू क्रॉसओवर्स। दो क्रॉसओवर्स हैं दैट आर सुपर इम्पोज्ड एनेबलिंग मूवमेंट्स फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। दो हमारे पास ट्रैक हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो क्रॉसओवर्स हैं। ठीक है, ये क्रॉसओवर्स है हमारा, एक क्रॉसओवर और दूसरा क्रॉसओवर। इन दोनों को कनेक्ट करने सुपर इम्पोज करने के बाद हमारे आइदर डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकते हैं। ऐसे लेआउट को हम सीजर क्रॉसओवर बोलते हैं। रेफरेंस के तौर पे रेलवे इंजीनियरिंग की बुक प्रभु टीएल की बुक है, इसमें क्लियरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर, जहाँ पे हमने दो ट्रैक को क्रॉसओवर से कनेक्ट किया हुआ है और क्लियरली यहाँ पे ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है ये इस बुक से उठाई गई है। इफ टू क्रॉसओवर्स आर सुपर इम्पोज्ड thus enabling movements from either track in either direction, the layout is known as Caesar crossover for the obvious reasons, because जो हमारा लेआउट बन रहा है वो सीजर की तरह बन रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा एक ये ट्रैक है, एक ये ट्रैक है, इसको इस क्रॉसओवर से कनेक्ट किया है, एक इसको इस क्रॉसओवर से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो सीजर है उसका शेप की वजह से हम इसे सीजर क्रॉसओवर बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा और इन्होंने आंसर भी ऑप्शन ए दिया है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। विच इरिगेशन प्रोजेक्ट शुड यूजुअली हैव कल्टीवेबल या कल्चरेबल कमांड एरिया। एक ही बात है, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो ऑब्वियस है जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में कल्चरेबल कमांड एरिया है तो उसे हम मेजर इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। रेफरेंस के तौर पे नेशनल वाटर अकेडमी का मैंने रेफरेंस दे दिया है, जिसमें आपकी 10,000 से ज़्यादा अगर कल्चरेबल कमांड एरिया है तो मेजर कैटेगरी में आएगा। मीडियम में 10,000 से 2,000 हेक्टेयर का एरिया होता है और 2,000 हेक्टेयर से जो कम एरिया है वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टेंशन आर फ्लेक्चरल क्रैक्स इन आरसीसी बीम यूजुअली डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है वो वर्टिकल डायरेक्शन दिया है, बिल्कुल सही है। रेफरेंस के तौर पे आप अगर देखेंगे लिमिट स्टेट डिजाइन आरसीसी की बुक पेज 157 बीसी पूनमिया की 2007 एडिशन, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारे फ्लैक्चर क्रैक्स का रीजन है वो हमारा मिड स्पैन के आसपास होगा, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा बहुत ज़्यादा है और शियर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 0 है। वहाँ पर प्रिंसिपल पेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बीम एक्सिस के, जहाँ पर हमारी प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ तक पहुँच जाएंगी और हमारा टेंसाइल क्रैक्स जो होंगे वो डेवलप करेंगे वर्टिकली। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दीज क्रैक्स आर अप्रॉक्सीमेटली वर्टिकली। These cracks are known as flexural cracks resulting primarily due to fracture। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।